स्टूडेंट्स, अभी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो रिकॉर्डिंग हमारी एंड हो गई थी। तो ये आज की हमारी सेकंड रिकॉर्डिंग होगी। बहरहाल हम पहला ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न में आपको ये बता रहा था कि कंपनीज गोइंग कंसर्न पे चलती है। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक कहते हैं ना फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब कंपनी की लाइफ जो होती है ना वो सर्टेन होती है, श्योर होती है, यकीनी। तभी तो लोग कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं, कंपनी से बिजनेस करते हुए। देखिए, हमें किसी ऐसे बिजनेसमैन से अगर डील करते हैं जो कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर है या कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो वहां पे हम थोड़ा सा जो है ना घबराते भी हैं, हेजिटेट भी होते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास वो एक ट्रस्ट का एलिमेंट, कंपनी अपने नाम पे बिजनेस करती है, कंपनी ये कहते हैं नाम ही काफी है, डॉलर्स रिलायबल है, वेव्स नाम ही काफी है। तो याद रखिए वो कंपनी का एक अपना लोगो होता है, एक रजिस्टर्ड होता है, उसकी अपनी एक मार्केट में पहचान होती है, उसकी एक रेपुटेशन होती है, पीआर होती है। तो दैट्स वाई कंपनी, ऐसा नहीं है कि आपसे पैसे लेके भाग जाए, ठीक है होते फ्रॉड, लेकिन हर जगह पे ऐसा। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो किस पे चल रहा होता है। असल में ये जो मैं आज टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें वो बातें आपको बतानी है कि कंपनी की जब आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो एक तो किन उसूलों को आपने फॉलो करना है, ना सिर्फ उसूलों को बल्कि वो कौन से कॉन्सेप्ट से जो आपके जहन में होने चाहिए। अभी आप समझे अपने आप को कि मैं किसी कंपनी के क्या बना रहा हूँ, राइट नाउ रिपोर्ट बना रहा हूँ। अब आपके जहन में एक बात आ रही है कि यार ये रिपोर्ट हर साल बनती है और बनती रहेगी, मैं आज छोड़ के चला जाऊंगा, कोई और आ जाएगा। मुझसे पहले सुल्तान साहब थे, मैंने जिनको रिप्लेस किया था, वो सुल्तान साहब भी कम से कम 10-15 साल माशाल्लाह वहाँ जॉब करके गए थे, पुराने एम्प्लॉई थे। और इनफैक्ट सुल्तान साहब ने ही मुझे सारा अपना ऑलमोस्ट काम हैंड ओवर किया था, मुझे समझाई अपनी चीजें। क्योंकि होता ही है कि जो एक एम्प्लॉई जा रहा होता है ना, वो जब रिजाइन देता है तो ड्यूरिंग रेजिग्नेशन उसको 1 महीने का नॉर्मली नोटिस पीरियड देना पड़ता है, ताकि कंपनी उसी अरसे में कोई बंदा हायर कर ले और आप उसको थोड़ा सा क्या कर दो, ट्रेन कर दो। तो उस दिन मैंने आपको कहा भी था, वो हमारे दोस्त की कॉल आई, उसने मुझसे बोला एक बंदे को भेजो, तो उसने ये भी बोला था कि यार ये बंदा नोटिस पीरियड भरे ताकि उसको वो सिखा देगा। तो बात ये होती है मेरे भाई, आप अपने जहन में रखिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, एक्रूवल। एक्रूवल का मतलब क्या होता है, मैंने अक्सर बताया क्या होता है। एक होता है कैश और एक होता है एक्रूवल। कैश का मतलब नकद, एक्रूवल का मतलब इस वक्त दुनिया भर में बिजनेस किस पे चल रहा है, एक्रूवल पे। हमने पैसे रिसीव नहीं किए होते लेकिन हम सेल रिकॉर्ड कर देते, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स, क्या पैसा मिल गया, लेकिन हम उसको मान लेते कि ये इनकम हो गई। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमने अब तक पे नहीं किए होते लेकिन हम उसको एक्सपेंस बुक बना लेते हैं। हम बोलते हैं परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेज की नीचे क्या, एक्सपेंस। हालांकि आपने ये परचेज अभी पे, आपने ये अमाउंट पे, दिस इज एक्सपेंस, लेकिन ये एक तरफ एक्सपेंस है, दूसरी तरफ लायबिलिटी है। तो याद रखें, एन एक्रूवल अलाउ टू एन एंटिटी टू रिकॉर्ड expenses and revenues for which it expect to expend cash or cash received respectively in a future reporting period। हम जब किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या सारा पैसा हमें रिसीव हो गया, रिसीवेबल में भी है, सारा पैसा हमने पे कर दिया, पेएबल में भी है। तो सारे एक्सपेंस भी पे, सारी इनकम भी रिसीव, लेकिन हमने उनको इनकम भी मान लिया और उनको एक्सपेंस भी, हालांकि उनके पैसे कब आएंगे, फ्यूचर रिपोर्टिंग पीरियड। गॉट इट। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये इनकम हो गई, मैंने आईसीबी को पढ़ा दिया, पैसे मिले नहीं है, वो मेरी इनकम मिल जाएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट, प्रूडेंस। प्रूडेंस मैंने शायद कहीं ना कहीं डिस्कस किया कभी आपसे। अब सुने प्रूडेंस क्या है। प्रूडेंस कहता है, मेमन भाई जागते रहो, प्रूडेंस कहता है, प्रूडेंस रिक्वायर्स दैट accountant should exercise a degree of caution in the adoption of policies and significant estimates such that asset and income of the entity are not overstated whereas liability and expense are not understated। अब एक बात सुने, मैंने आपको कुछ दिनों पहले इन्वेंट्री पढ़ाया था। इन्वेंट्री पे हम क्या कहते थे, जब क्राइटेरिया है, आईएएस क्या कहता है,
कॉस्ट पे दिखाओ, एनआरवी पे दिखाओ या लोअर पे दिखाओ? अब अगर आपकी इन्वेंट्री 5 लाख की कॉस्ट है, कितने की कॉस्ट है? मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई डाउन, वैल्यू क्या हो गई? मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई 4 लाख, एनआरवी कितनी आ रही है? 4 लाख। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी इन्वेंट्री की एनआरवी 4 लाख रुपए है, आपकी बुक में कितना लिखा हुआ है? तो क्या आप 5 लाख दिखाओगे या 4 लाख? अब वजह क्या है? आपका एसेट अगर आपने 5 लाख का दिखा दिया, मार्केट कितने में कबूल कर रही है? आपका एसेट अगर 5 लाख में दिखा दोगे कॉस्ट पे, तो एसेट ओवर स्टेट हो जाएगा। एसेट ना सिर्फ एसेट ओवर स्टेट होगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 4 लाख और 5 लाख में 1 लाख का पता है आपको क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है? लॉस। आपने खरीदी कितने की थी? कॉस्ट कितनी है? 5 लाख का, मार्केट में कितने का कबूल हो रहा है? तो 1 लाख का क्या है आपको ये? वेरी गुड। अगर आपने कहा नहीं मैं तो कॉस्ट पे ही दिखाऊंगा, पहली बात तो आपने आईएएस को तोड़ दिया, आईएएस की खिलाफ वर्जी कर दी। आईएएस ने क्या कहना, किस पे दिखाना? लोअर पे। आपने गलती से किस पे दिखा दिया? आप कॉस्ट पे लगे, वो हायर थी। अब आपने 1 लाख रुपए का नुकसान रिकॉर्ड, जिसकी वजह से 1 लाख से इनकम भी ज्यादा हो गई और एसेट को आपने कम नहीं किया, इन्वेंट्री को 5 लाख पे दिखा दिया बजाय, तो आपकी इन्वेंट्री भी क्या हो गई? बढ़ गई। अब आपने यहाँ पे प्रूडेंस की वायलेट की, और वो जो 1 लाख रुपए का लॉस था ना, वो एक्सपेंस था, वो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड, तो एक्सपेंस ओवर स्टेट हुआ या अंडर स्टेट? अंडर स्टेट, तो क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड? अब रूल्स क्या कहता है, देखिए प्रूडेंस क्या कहता है, एसेट एंड इनकम शुड नॉट बी, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी। अब सिंपल सी बात है, मेरी इन्वेंट्री है 4 लाख एनआरवी, मैंने खरीदी कितने की थी? सपोज मैं खरीद के लाया, इन्वेंट्री डेबिट 5 लाख, कैश क्रेडिट 5 लाख, सारी इन्वेंट्री बिक गई, यही पड़ी हुई है, आज ईयर एंड है। अब इसको लोग खरीद नहीं रहे क्योंकि इसकी एनआरवी क्या हो गई है? एक कस्टमर आया बड़ी मुश्किल से, बोला मैं कितने की खरीदूंगा, इसका मतलब है इसकी एनआरवी कितनी है? अब मेरी बुक में कितने का लिखा हुआ है अभी? तो क्या मैं एनुअल रिपोर्ट में 5 लाख की दिखा दूं? 4 लाख। अगर मैंने 5 लाख की दिखा दी तो मेरी इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई, इन्वेंट्री भी ओवर स्टेट हुई। सुन लो, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया, क्योंकि लाख रुपए का नुकसान था, नुकसान लाख रुपए का क्या था? वो मैंने नुकसान रिकॉर्ड, तो जब मैंने लाख रुपए का नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरा लाख रुपए से प्रॉफिट। एसेट एंड इनकम शुड नॉट बी ओवर स्टेट। हमने तो अल्लाह माफ करे एसेट को भी ओवर स्टेट कर दिया, और तीसरी बात, हमने एक्सपेंस को भी अंडर स्टेट कर दिया। वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था लाख रुपए का, जब लाख रुपए का खर्चा रिकॉर्ड होता तो प्रॉफिट खुद ब खुद ही, तो सीधा सीधा हमें उसको अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आप लेकर आ गए स्प्लेट 5 लाख रुपए के, क्या 1 साल के बाद 5 लाख की दिखाते? 1 साल के ऊपर क्या रिकॉर्ड करते? आपने बोला नहीं मैं तो नहीं रिकॉर्ड करना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आपने बोला मैं तो 5 लाख की दिखा रहा हूं। अब आप देखो, फिर आपने किसकी खिलाफ वर्जी कर दी? प्रूडेंस की भी। क्यों? आईएएस 16 की तो की, प्रूडेंस की भी कर दी। आपने अपने एसेट को, क्या वो 5 लाख 1 साल के बाद भी ओवर स्टेट हुआ, और एक एक्सपेंस था, क्या नाम था, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तभी तो 5 लाख दिखा रहे हो, एक्सपेंस अंडर स्टेट हुआ, और एक्सपेंस ना रिकॉर्ड होने की वजह से प्रॉफिट। आपने किसकी खिलाफ वर्जी कर दी? प्रूडेंस की भी और आईएएस की भी। तो मेरे भाई, यू हैव टू फॉलो प्रूडेंस एज वेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? याद रखें कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है, इन कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना है। प्रूडेंस क्या फरमाता है? एसेट एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेट, लायबिलिटी एंड एक्सपेंस शुड नॉट बी अंडरस्टेट। गॉट इट? कौन फरमाता है? प्रूडेंस। कौन फरमाता है? प्रूडेंस कहता है आपके एसेट, आपकी इनकम ओवरस्टेट नहीं होनी चाहिए, और आपके एक्सपेंस और आपकी लायबिलिटी, प्रूडेंस फरमाता है एसेट एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेट, whereas liability and expense should not be understated. कौन फरमाता है? ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब बात ये है मेरे भाई कि आपने चीजों को देख के रिकॉर्ड करना है, हर खबर पे नजर रखनी है। अभी तो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होते हैं? बुरे कर्जे।
फॉर एग्जाम्पल आपने रिसीवेबल आ रहा है 50 लाख रुपए का, कितने का रिसीवेबल आ रहा है? ये 50 लाख क्या एक बंदे से लेने होते? बहुत सारे बंदे, इस पे से 2 लाख एक बंदे से लेने, अल्लाह ना करे बेचारा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, बैंकरप्ट, अल्लाह ताला सबको अपने जुबान में रखे। मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, अभी देखो ना ये 2-3 हादसे हुए सदर में इतवार को, कितना बड़ा हादसा हो गया कोऑपरेटिव मार्केट में, पूरे पूरे लोगों के। एक बंदे ने मुझे बताया, उनके बड़े क्लोज कजन वजन को, ये कहते कि यार वो बेचारे पता नहीं 1 करोड़ कितने का माल 2 दिन पहले लेकर आए थे, वो सारा माल बेचारे का जल गया, और ठीक ठाक नुकसान हुआ है लोगों का ये कोऑपरेटिव मार्केट में। तो याद रखे मेरे भाई, लोग बेचारे कुछ नहीं पता होता, अचानक हालात ऐसे हो जाते। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह ना करे आपने जो 50 लाख ले रहे, उसमें से 2 लाख जिस बंदे से ले रहे वो बैंकरप्ट हो गया है, तो अब वो 2 लाख आपको मिल सकते हैं। अब आप कितना रिसीवेबल शो करें, 50 लाख या 48? लेकिन अगर आपने 50 लाख शो कर दिया, आपने किसके खिलाफ वर्जी कर दी? आपने अपने रिसीवेबल एसेट को क्या कर दिया, और वो 2 लाख का नुकसान था वो रिकॉर्ड, तो आपका प्रॉफिट भी, और वो बेड टेक एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, आपका एक्सपेंस किसकी खिलाफ वर्जी कर दी? Got it? What is prudence? Prudence फरमाता है asset and income should not be overstated, whereas expense and liability should not be. Are you getting my point? So this is the concept of prudence. Got it? आगे चलते हैं। देखिए ये हम असल में ये सारी बातें अभी तो आपको शायद इतनी समझ ना आए, कल को आप कंपनी के स्टेटमेंट बनाओगे तो ये एक दिन में नहीं बनते भाई। कंपनी की रिपोर्ट 3-4 महीने में बनती है, इतना टाइम लग जाता है। 4 महीने का तो टाइम दिया है गवर्नमेंट ने भी, मैं खुद बनाता था 2-2.5 महीने लगते थे मुझे बनाने में, फिर ऑडिट करवाता था। ये एक दिन में नहीं बन जाती है, रोज आना, एक एक एडजस्टमेंट को देखना। तो मेरे भाई गोइंग कंसर्न को भी सामने रखना है, एक्रूवल को भी सामने रखना है, प्रूडेंस को भी रखना है, कोई चीज ओवर स्टेट एस्टेट का ओवर स्टेट ना हो जाए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अब ये कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है पता है किसी को? इस्तेकामत, समझते? इस्तेकामत मुस्तकिल मिजाजी तसलसल। वो कहते हैं ना किसी भी काम में कामयाबी के लिए पहली शर्त है कि वो काम मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए। अब मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूंगा, कुछ स्टूडेंट मैं देखता हूँ और वो बहुत ज्यादा ऑन ऑफ चल रहे हैं, तो ये ऑन ऑफ जो है ना फिर ये आपको कामयाब नहीं करते, ठीक है ना। 1-2 स्टूडेंट है और मैं भी नाम नहीं लूंगा, आप लोग भी जानते, और इनफैक्ट शायद अभी किसी ने थोड़ा सा कहा भी। बहरहाल बात ये है कि ऑन ऑफ अगर जो स्टूडेंट होता है ना, देखिए वो कामयाब नहीं हो सकता। कहते हैं आप पुराने पाप भी पढ़े ना, अगर रोजाना पढ़े, चाहे आप 2 आयतें पढ़े, कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी। असल में देखिए एक बच्चा है, वो जोश में आके सारा दिन पढ़ना शुरू कर दे, 2 दिन इतना पढ़ना है, वो बीमार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आप डेली पढ़े, चाहे 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे, इफेक्टिव पढ़े, चाहे 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, अपनी स्टडीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें टाइम को। याद रखिए वो लोग कहते हैं ना, कुछ लोग करते हैं वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अब वो लोग भी अगर कंसिस्टेंसी से नहीं जाए ना तो फिर वो भी कहते हैं कि हमें कोई फायदा। कामयाबी की पहली शर्त क्या है? कंसिस्टेंसी, इस्तकामत, मुस्तकिल मिजाजी, लगातार आप उन चीजों को करें। अब फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द अकाउंटेंट शुड यूज। अब अकाउंटिंग में क्या कंसिस्टेंसी है? अब वो कह रहे हैं अकाउंटेंट को चाहिए शुड यूज सेम मेथड एंड फंक्शन फॉर डिफरेंट पीरियड। फॉर एग्जांपल सेम रेट ऑफ परसेंटेज शुड बी अप्लाइड फॉर ऑल डेप्रिसिएशन। अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट है, एक साल आप स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, अगले साल डिमिनिशिंग कर रहे हैं, तीसरे साल कुछ और मेथड। लोग बोलेंगे आपका तो दीन ईमान नहीं है, कभी क्या बोलते हो कभी क्या बोलते हो। भाई एक बात पे तो कायम रहे। अब देखिए ना हमारे जो ये जितने भी, खासतौर पे हमारा तो मीडिया बहुत ज्यादा चीजों को वो इनके क्लिप रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर खान साहब जब यू टर्न लेते तो बोलते आपने पहले तो ये कहा था। अक्सर जब वो खान साहब की हुकूमत नहीं थी, खान साहब धरने निकाला करते थे, पता नहीं 126 दिन का उन्होंने पूरा वो किया, उस पर पता नहीं क्या क्या बातें नहीं की, तो वो पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, आज वो सारी बातें खुद कर रहे। फिर मीडिया वाले क्या करते हैं, वो इनका पुराना क्लिप चलाते, खान साहब पहले तो आप ये कहते थे। तो आपके अंदर ही कंसिस्टेंसी नहीं है।
तो इंसान कामयाबी के लिए याद रखे। अब आप ये बताएं, आप किसी कंपनी के अकाउंट में बनाता था हर साल, तो क्या मैं हर साल वो पता चला मैं इन्वेंट्री पे कभी फीफो यूज कर रहा हूँ, कभी एवरेज, लोग बोलेंगे यार तुम क्या करते हो कभी। भाई एक उसूल पे चलो ना, आपकी पॉलिसी में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। ओके, दिस प्रिंसिपल आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी, मतलब एक रेगुलर उसमें होना चाहिए, फ्लो में। अगला कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी, क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग में देखिए, एक बार याद रखना, इस चीज को डिफाइन नहीं किया जाता कि व्हाट इज मटेरियल व्हाट इज इमटेरियल, लेकिन ये जरूर कहा जाता है, जो मैं मिसाल अक्सर देता हूँ, शायद पहले भी आपको दी है कभी मैंने, हम नॉर्मल लाइफ में गुनाह करते, दो किस्म के गुनाह है, छोटे गुनाह और, तो अकाउंटिंग में भी छोटी गलती और बड़ी गलती को बोलते हैं मटीरियल मिस्टेक। क्या बोलते हैं, आपने मटीरियलिटी का बड़ा ख्याल करना है। अब ये कह रहे हैं इंफॉर्मेशन इज मटीरियल, आपकी इंफॉर्मेशन क्या बन जाती है, इफ इट्स ओमिशन, अगर आपने उसको ओमिट कर दिया, मैं तो भूल ही गया, और मिस स्टेटमेंट या आपने गलत स्टेटमेंट दे दी, जो कि क्या कर सके, कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, वो यूजर के डिसीजन को क्या कर दे, चेंज कर दे, टेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। पहली एग्जांपल, सपोज करें आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट, और आपने रिपोर्ट बनाते वक्त कुछ दो चार गलत मिस स्टेटमेंट कर दी, कुछ चीजें छुपा दी, ओमिट कर दी, मिस स्टेट कर दी, मतलब रिपोर्ट ऐसी बना दी जिसको हम कहते हैं ना कि विंडो ड्रेसिंग करना, हाँ, हकीकत को छुपा दिया। वो हकीकत में मुझे शेर फिर याद आ गया अचानक कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो याद रखें कि आपने हकीकत को छुपाना नहीं है। अब आपने याद रखें बनावट करके हकीकत कर दी, मतलब बनावट करके हकीकत को छुपा दिया, तो वो टेम्परेरी तो छुप गई है, लेकिन याद रखना कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो याद रखें, अब वो उस वक्त जो है ना, कागज के फूल बड़े अच्छे लगते टेम्परेरी देखने में, तो अब बात ये मेरे भाई कि आपने वो बस फ्रॉड करके, मिस स्टेटमेंट करके, ओमिशन करके एक रिपोर्ट बना दी। अब आपने उसमें गलतियां की है, एक होता है छोटी मोटी गलती, छोटी मोटी गलती तो चलती है। देखो छोटी मोटी गलती ना, मैं आपको बताऊं, इस्लाम में भी, अगर मैंने कल भी शायद ये बात बोली थी, अक्सर मैं कहता हूँ, उलमा इकराम फरमाते ना, आपने इस दिन का रोजा रखा तो आपके पूरे साल के गुनाह माफ हो जाते, तो उससे मुराद होता है सगीरा गुनाह, यानी छोटे गुनाह, जो बड़े गुनाह होते हैं तौबा करने से माफ होते। तो छोटी गलतियां जो होती है ना, बारह अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, माफ करने वाली जात है, लेकिन बात यह है कि वैसे तो कहते हैं कि भाई छोटे से छोटा गुनाह भी तो छोटा समझ के ना करो, और बड़े से बड़े गुनाह को भी ऐसा नहीं कि, तो बहरहाल बात ये है, अब ये जो अकाउंटिंग में आपने छोटी मोटी गलती करी ना, 2-4 हजार की तो मसला नहीं है, आपने मिलियन बिलियन की हेरा फेरी कर दी, और आपने डबी ऐसी रिपोर्ट बना दी, ओ ऑल इज वेल, जो देख रहा है बोल रहे यार क्या रिपोर्ट है, हालांकि वो रिपोर्ट ऐसी, लेकिन जो देखता है वो देखता ही रह जाता है कि यार वाकई समथिंग इज देयर। अब वो रिपोर्ट जिस जिसके हाथ में गई, सबने डिसीजन ले लिए, सबने आपकी कंपनी के शेयर खरीद लिए, सबने, बैंक ने आपको लोन दे दिया, इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दी। 4 महीने बाद जब कागज के फूल सूख गए और जब खुशबू आना बंद हो गई, तो याद रखे, जब 4 महीने बाद असलियत सामने आती है, पता है लोगों के मुंह से क्या जुमला निकलता है, वो कहता है अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी वो गलती जो यूजर के डिसीजन को क्या कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, चेंज कर दे, वो मटीरियल मिस्टेक है। इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, जो कि उसने लिया था, किस पे लिया था, टेक इट ऑन द बेसिस ऑफ, उस रिपोर्ट के देख के डिसीजन लिया था, जिस रिपोर्ट को अब वो कह रहे कि मतलब वो डिसीजन उसका सही नहीं था। देखिए मैं कभी कभी एक मिसाल लेता हूँ समझाने के लिए, वैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कोई
ICMA में जो है ना एडमिशन लेने आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक मिसाल देता हूं कि सपोज करें कि भाई अब बाज दफा जो है वो ऑफिस बंद है, नीचे एडमिशन। अब वो मैं नीचे खड़ा हुआ था, सपोज करें, अक्सर होता है कभी कभी किसी बच्चे ने वो किसी ने पेरेंट्स आते पूछते यार एडमिशन ऑफिस, तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि यार ये तो अभी बंद है, आप ये सर से पूछ लें, मेरी तरफ इशारा कर दिया। आप उन्होंने कहा अच्छा आप सर है, उन्होंने कहा आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दे, अभी ये तो बंद है एडमिशन ऑफिस। उसने पूछा भाई रिजल्ट कैसा आता है, मैंने कहा 100% रिजल्ट आता है भाई, ठीक है। तो अच्छा, मैंने तो उस बच्चे को सामने रखा जिसने 3 पेपर दिए अलहमदुलिल्लाह और तीनों पास कर लिए, तो रिजल्ट कितना परसेंट हो गया? 100%। तो भाई बात ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन मटीरियल हो जाती है अगर आपकी उस इंफॉर्मेशन को देख के सामने वाले ने कोई डिसीजन ले लिया हो और बाद में उसको पता चले कि नहीं यार ये तो कुछ और कहानी थी। तो याद रखिए, डिपेंड करता है कि आप इंफॉर्मेशन कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? नेक्स्ट इज वेरी इंग्लिश, दिस इज वेरी इंग्लिश, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अभी नहीं पढ़ना, कुछ समझ ही नहीं आएगा, मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म असल में एक होता है लीगल और एक होता है सब्सटेंस। एक होता है लीगल और एक होता है, आप मुझे बताओ, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्लास लिख रहे, कोई आपके पास लीगल प्रूफ है इसका? क्या है? ID कार्ड या एडमिशन स्लिप, ये लीगल है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, आपने गाड़ी ली 5 साल की किस्तों में। कितने साल की गाड़ी आपके नाम हो जाएगी आज? नहीं, जब तक 5 साल पूरे नहीं हुए गाड़ी आपके नाम। लेकिन गाड़ी आप चलाते भी हैं या 5 साल के बाद चलाओगे? गाड़ी लेते हो चलाना शुरू कर देते हो भाई, ना सिर्फ चला रहे हो, हर साल उसके ऊपर कंपनीज की गाड़ियां होती है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा है, चला भी रहे मजे से। पुलिस वाला रास्ते में रोकेगा, डॉक्यूमेंट दिखाओ गाड़ी आपके नाम पे, नहीं, लीगली यू आर नॉट ऑनर, लेकिन सब्सटेंशियली आप ऑनर है। सब्सटेंस ओवर मतलब वहां पे लीगल को छोड़ के किसको वैल्यू दी जाती है? हाँ, आप बड़े मजे से गाड़ी चला भी रहे, आपको कोई खौफ भी नहीं है, आपने कोई चोरी थोड़ी की है भाई। हालांकि ऑन पेपर यू आर नॉट ऑनर, लीगली आप ऑनर, लेकिन सब्सटेंस आप उसका राइट रखते हैं, आप उसको चला रहे हैं, आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसको जैसे चाह रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सुने, सब्सटेंस ओवर फॉर्म is an accounting concept which means that economic substance of the transaction and event must be recorded। कौन सी किसको रिकॉर्ड करते हो? इकोनॉमिक, रादर देन जस्ट देयर लीगल फॉर्म, उसकी लीगल फॉर्म को छोड़ दे दें। क्या लीगली आप ऑनर है? आप जिस कंपनी में होंगे, पता नहीं हमारी कंपनी ने भी ली हुई थी, उसने कितनी गाड़ियां किस्तों पे ली हुई होंगी, तो क्या लीगली वो ऑनर होंगे? लेकिन आप तो गाड़ी को अपनी बुक पे डेबिट कर लेते हो, पहले दिन ही गाड़ी खरीद के आते हो किस्तों पे, गाड़ी को अपनी बुक पे, और उस गाड़ी पे हर साल क्या रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो और चला भी रहे हो। क्या लीगली आप ऑनर है? लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर ऑनर। तो हम उसकी लीगल फॉर्म को छोड़ के कौन सी फॉर्म को इंपॉर्टेंस देते? सब्सटेंस। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फॉर्म मतलब लीगल, सब्सटेंस मतलब सेकेंडरी वैल्यू, प्राइमरी को छोड़ के किसको फोकस कर लेते हो? गॉट इट? ये बिल्कुल होता है, ये सारी बातें अकाउंटिंग में है। बिजनेस एंटिटी, अगला पॉइंट क्या है? बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि वो कहते हैं ऑनर अलग है और बिजनेस। अब जैसे मैं मिस्टर GM, सपोज करें मेरा एक बिजनेस भी है, मेरा एक, बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है। अब मेरा अगर बिजनेस है, अगर मैं अपने घर के बिजली के बिल, अपने घर के सारे खर्चे बिजनेस में जाके, पैसा तो मेरा ही है, वो पैसा किसका है? मैं अगर ऑनर हूं, सपोज करें मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं पढ़ाते हैं, उनका छोटा मोटा साइड बिजनेस भी होता है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब मेरा अगर बिजनेस है, मेरे साइड में दुकान ली हुई है, वहां अल्लाह का शुक्र अगर चलती, मिसाल ले रहा हूँ, वहां मैंने 2-4 वर्कर रख दिए, ट्रस्ट वर्दी है, वो काम संभाल लें। अब मैं अगर वो उनको जाके बोलूँ यार ये मेरे घर के बिजली के बिल है, यहाँ से पैसों से भर दो, वो मना करेंगे मुझे, तो पैसा किसका है? लेकिन अगर चलो मैंने पे तो कर दिया, वहां से मैंने बजाय ड्राइंग के लिख दिया रेंट एक्सपेंस डेबिट, सेल यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, तो ये एक्सपेंस मेरे घर के थे या बिजनेस के थे? और ये कहाँ पे डेबिट हो गए? क्या बिजनेस का सही प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकेगा? तो इसलिए कहते हैं बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस एक
Financial accounting is based on the premises that transaction and balance of a business entity are to be accounted for separately from its owner. The business entity is therefore considered to be a distinct from its for the purpose of accounting. Mr. GM is a separate entity. GM trader is a GM trader पैसा है GM का ही, लेकिन अगर GM ने सारे पर्सनल खर्चे वहां रिकॉर्ड करवा दिए और वो खर्चे वहीं खर्चे डेबिट हो गए, तो क्या मुझे बताओ मेरा सही प्रॉफिट आ सकेगा? मैं तो बोलूंगा यार ये बिजनेस को बंद करो, इतना प्रॉफिट इतना कम आ रहा है, हालांकि मैं प्रॉफिट सही कैलकुलेट मैं क्या करूं, अपने घर के सारे खर्चे और बजाय ड्राइंग पे डेबिट करने के किसको डेबिट करवा रहा हूं, तो क्या सही प्रॉफिट आएगा? तो बिजनेस इज अ सेपरेट। लास्ट पहले वाले पॉइंट में, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको, पहले पॉइंट में क्या किया था, गोइंग कंसर्न पढ़ लिया, एक्रूवल, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसी सीक्वेंस में पढ़े हमने। बिजनेस एंटिटी, लास्ट क्या है, मनी मेजरमेंट। नाउ मनी मेजरमेंट क्या है, देखिए वो कहते हैं अकाउंटिंग में जो वैल्यू रिकॉर्ड होती है ना ट्रांजेक्शन की, वो इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसों की सूरत में। क्या मैंने कभी ये रिकॉर्ड किया, फर्नीचर डेबिट किया, फर्नीचर लेकर आया, मैंने कहा फर्नीचर डेबिट 10 kg, कैश क्रेडिट लाइट वेट, ऐसे रिकॉर्ड किया? मैंने इसका वजन किया 10 किलो लग रहा है, चेयर डेबिट 10 kg, नहीं, चेयर डेबिट 2000। मॉनेटरी मेजरमेंट, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिसकी पैसों, अब वो चाहे रियाल हो, रुपीस हो, दरम हो, दिनार हो, डॉलर हो, कुछ भी हो, राइट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट in accounting, also known as measurability concept, means that only transaction and event that are capable of being measured in monetary terms are recognized in the financial statement. Got it? सिर्फ जिनको रिकॉर्ड किया जाता है जिनकी मॉनिटरी वैल्यू हो। अगर किसी चीज की मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। We need to record debit and credit. तो याद रखिए, डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें उनकी करेंसी वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? कभी आपने किसी ट्रांजेक्शन में बगैर करेंसी वैल्यू के रिकॉर्ड किया, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इस पे पहला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये मैंने अगले पेज पे ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन से, ये भी सारे कॉपी कर दो। लुक एट दिस, नाउ कम टू द पॉइंट। और इसमें अब हमारे पास देखिए, आज थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा ये, लेकिन इंशाल्लाह कल से हम दोबारा, अब जो चैप्टर है वो सारे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अब वो क्या है, सारे प्रैक्टिकल है इंशाल्लाह। ठीक है, अब बोरिंग वाला मामला इंशाल्लाह ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। चले आ जाए, बोरिंग नहीं है, सही है, मजा आ रहा है? अच्छा भाई प्लीज, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये बताओ हिस्टोरिकल किसको बोलते हैं? जनरल पूछो, तारीखी, क्या बात है, आपको तो समझदार है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोबाइल जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मैं तो समझाने के लिए ना नवंबर में ही लिया था, और 2019 में तो आपको भी याद हो गया होगा, 2 साल हो गए। लेकिन आज भी कोई पूछता है कितने का लिया था, मैं कहता हूँ 12,700 का। हालांकि ये 12,700 आज की कॉस्ट है, 2 साल पुरानी, बस यही तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। नाउ लुक एट दिस, फ्रॉम एन अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, द टर्म्स कॉस्ट रेफर टू द अमाउंट स्पेंड, जो पैसा आपने खर्च, कैश और कैश इक्विवेलेंट, when the item was originally, whether that purchase happened last year or 30 years ago, चाहे आपने खरीदा था पिछले साल या आपने खरीदा था 30 साल पहले, लेकिन याद रखें कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं जिस फ्लैट में आज रहता हूँ ना, हालांकि हमने बहुत पहले लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी याद है, हमने 8,75,000 का लिया था, ठीक है ना, 8.25 लाख रुपए का। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वैल्यू, जिस लोकेशन पे हम लोग रहते हैं, कम बेश तकरीबन उसकी वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह 60 लाख या उससे ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल बात ये है मेरे भाई कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट
हिस्टोरिकल। हम जब अपनी बुक में एसेट दिखाते ना, सुने आपने एसेट लिया था 3 साल पहले 30 लाख रुपए के नॉन करंट एसेट, आप लिखते कॉस्ट 30 लाख रुपए लेस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट दिखाते, कॉस्ट वही दिखाते जितने का, और उसमें से लेस क्या करते थे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, तारीखी कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट। गॉट इट? ओके, टुडे इज फ्राइडे ना। अच्छा भाई, आगे क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। दिस इज वेरी इंग्लिश, ये मैं समझता हूं भी आपका लेवल नहीं है, लेकिन इन्होंने यहां लिख दिया है। असल में कैपिटल कैसे निकालते हैं ये बताएं, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल। वेरी गुड, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू। अच्छा, अगर एक कंपनी का एसेट माइनस लायबिलिटी ओपनिंग पे 10 लाख है कैपिटल, और इत्तेफाक से अगर एंडिंग में भी कितना आ गया, तो इसको बोलते हैं कैपिटल मेंटेन रहा, कैपिटल, थ्योरी ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। लेकिन अगर ये कैपिटल बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया तो। अच्छा, अब ये जो थ्योरी ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस है, कैपिटल का एक और नाम होता है, वो शायद यहाँ पे यूज हुआ होगा, पता नहीं, मैं देख लेता हूँ अगर यूज हुआ है या नहीं। एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट income is only recognized after capital has been or there has been a full recovery of cost. Capital maintenance has been reached if the amount of a company's capital at the end of a period is unchanged from that at the beginning of the period. यानी अगर आपका जितना बिगिनिंग में कैपिटल था उतना ही, तो उसका मतलब ये क्या है, कैपिटल मेंटेन। अगर बढ़ गया विथ एनी एक्सेस अमाउंट ट्रीटेड एज, 10 लाख से 12 लाख हो गए माशाल्लाह, इस साल कितने कमा लिए। गॉट इट? और ये पढ़ाऊंगा आगे, वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। अच्छा, अब आगे क्या दिया हुआ है, करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। accounting measurement showing the effect of inflation on the value of money to arrive at CPP, current purchasing power accounting. Historical cost are converted into current prices by using index such as consumer price index. अब जैसे मैंने कहा ना कि हम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने अपनी मिसाल दी, जिस फ्लैट में हम लोग हैं वो उतने का था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी करंट परचेजिंग पावर जो है ना कुछ और है। असल में ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता है, देखिए मैं अक्सर बताता हूँ, देखिए शायद मैंने आपको बताया था, मेरे एक चचा हैं और मिस्र में होते, और माशाल्लाह काफी एज, मेरा ख्याल है वो एटलीस्ट 80s के करीब होंगे, और मिस्र में प्रोफेसर है माशाल्लाह, अल अज़हर यूनिवर्सिटी वहाँ पे। इसके अलावा बहुत मतलब नॉलेज बहुत है माशाल्लाह, हाफिज भी है माशाल्लाह, और दीनी इल्म भी बहुत है माशाल्लाह, और फिर माशाल्लाह वहाँ पे पूरी जिंदगी गुजारी है। अच्छा, वो चचा जो है मेरे अक्सर तकरीबन आते हैं, साल में एक आध चक्कर जरूर लगाते हैं पाकिस्तान का। तो अभी तो कोविड की वजह से बीच में शायद नहीं आना हुआ, लेकिन वो हर साल आते थे। अच्छा, जब वो आते हैं ना तो मेरी उनसे काफी बनती है, क्योंकि वो भी टीचर है और मैं भी टीचर हूँ, दोनों ही टीचर हैं। तो वो मुझे कहते हैं मौलवी इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है। तो अच्छा, अब वो अपनी बातें बताते हैं, उस वक्त जाहिर सी बात है वो 80s में उनकी एज, बुजुर्ग है हमारी ये। तो अब वो बताते पुरानी बातें कि एक दफा हम लोग जो ना बकरा 5-10 रुपए का लेके आ गए, तो घर वाले बड़े गुस्सा हुए कि बकरा तो 5 रुपए का मिलता है, 10 रुपए का। बकरा ईद के दिनों में बकरा कुर्बानी के लिए, तो भाई हकीकत में पहले आता था भाई, आज टाइम वैल्यू पड़ी है ना भाई, उसी बकरे की आज वैल्यू 50,000 रुपए, जो 5 रुपए का मिलता था। यार मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, ज्यादा पुरानी नहीं, आप लोग अभी पेपर देने जाओगे आईसी में के, आपको पता है आपके पेपर की फीस कितनी है? एक पेपर की एग्जाम फीस पूछ रहा हूँ, एग्जाम फीस 4,000 4,500 एक पेपर की। आज से 10-12 साल पहले हमने पेपर दिए, हम एक पेपर की फीस 400 रुपए देते थे, 400 रुपए आईसीएमए के अंदर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेरे भाई, विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। डॉलर कहा था, देखो डॉलर कहा है, मुशर्रफ का दौर थोड़ा बहुत याद है ना, डॉलर कितने पे टच करता था? 70, आज 170। 100 रुपए का फर्क, ये आप लोग बहुत बड़ा फर्क है ये।
टाइम वैल्यू पर ही भाई थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें सेम नहीं रहती। आप ये भी देखते हो बात दफा हम चीजों को करंट मार्केट पे भी ले जाते हैं। मैंने आपको नहीं पढ़ाया नॉन करंट एसेट पे रिवैल्यूएशन, भूल गए? आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, रिवैल्यूएशन करते हैं, वो हम ओवर स्टेट नहीं कर रहे हैं, वो मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, तब्दीली आ गई है मार्केट में। गॉट इट? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट परचेजिंग पावर। देन करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग वैल्यूज एसेट एट देयर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट rather than price originally paid for them. The approach taken by historical cost accounting, current cost accountant are drawn up by adjusting historical cost for inflation and unusual adjustment such those depreciation वगैरह। आप क्या करते हो, बाज दफा वैल्यू कम भी, अब जैसे ये मोबाइल है, अब मैं कहता हूँ ये मैंने लिया था 12,700 का, हज भी कह रहा हूँ, मुझे पता है मार्केट में जाऊंगा 3 से 4,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू नहीं है इसकी। तो अब इसकी जो मार्केट वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन माइनस जो भी इसमें वेयर एंड टेयर हुआ, तो अब क्या इसकी वैल्यू यही है, इसकी करंट कॉस्ट वैल्यू कुछ और है। आगे कहते हैं फेयर वैल्यू, क्या दिया भाई, क्या दिया भाई? फेयर वैल्यू इज द डिफाइंड एज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी in an orderly transition between market participant at the measurement date. Now what is fair value? असल में देखें ये बैक टू बैक 2-3 चीजें ना ये आपस में बड़ी कॉमन है। पहले क्या पढ़ी? करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग, दूसरी क्या पढ़ी? करंट, हाँ मतलब करंट कॉस्ट पे कन्वर्ट करना। अब आखिरी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फेयर का मतलब क्या होता है? जायज। फेयर का मतलब जायज वैल्यू, फेयर वैल्यू। अभी पता नहीं किससे 2 दिन पहले मेरी बात हो रही थी, उसने कहा यार ये चीज में से, हाँ कल की बात है यार, कल में हमारे एक आईसीएमए के पुराने मेंबर्स होते सिटी कैंपस में आते, तो कल में वहाँ एक मेंबर्स की कॉल आ रही थी, काफी बड़े, बहुत बड़े, मतलब उनके बच्चे माशाल्लाह इतने बड़े कि वो एक ने मैट्रिक कर लिया एक ने इंटर, तो उनको अपने बच्चों के लिए थोड़ा मुझसे एडवाइस थी कि मैं फील्ड में हूँ ना टीचिंग में। अब वो चाह रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी माशाल्लाह सऊदी अरब में गुजारी है, अब वो यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, तो पिछले बेचारे कई 2-3 हफ्तों से मुझे कॉल कर रहे थे कि यार किसी दिन सिटी कैंपस आ जाओ, मैं अपने बच्चों को बुला लूंगा, थोड़ा मशवरा करना है आपसे कि यार वो एक ने इंटर कर लिया एक ने मैट्रिक कर लिया है, अब मुझे आगे किस फील्ड में इनको भेजना चाहिए, क्योंकि तुम फील्ड में हो। तो मैंने कल का उनको टाइम दिया था, कल मैं कमिटमेंट के मुताबिक पहुंचा हूँ शाम सिटी कैंपस, तो वो भी आ गए, फिर हम साथ ही थे, असर भी साथ पड़ी, कुछ खाया पिया, मगरिब साथ पड़ी। तो बहरहाल बातों बातों में मुझे पता लगा कि एक और हमारे मेंबर वहां पे आते, उनकी गाड़ी को खरीदने का उनका प्लान हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने सुना आप ये भट्टी साहब की गाड़ी खरीद रहे, तो आपकी कोई इनसे वो हुई है निगोशिएशन, किस प्राइस पे आप ले रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मार्केट वैल्यू पता थी। तो उन्होंने कहा यार वो अभी हमने ये तो डिसाइड नहीं किया, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होगी मैं वो दे दूंगा। अब नाउ व्हाट इज, जो मार्केट वैल्यू होगी वो मैं फेयर वैल्यू, जायज। हम बोलते हैं यार अनफेयर नहीं करो किसी के साथ, अनफेयर का क्या मतलब होता है? नाजायज नहीं करो, फेयर डीलिंग करो, फेयर खेलो, अनफेयर नहीं खेलो। फेयर वैल्यू इज डिफाइंड एज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, दैट टू सेल एन, जो कि रिसीव हो सकती है एक एसेट को बेचने से। अब फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मुझे बेचना है, मुझे पता है इसकी फेयर वैल्यू 4,000 रुपए, तो इसका मतलब है इसको बेचने से मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, और ट्रांसफर पेड टू ट्रांसफर, सपोज करें मेमन भाई से मैंने 4,000 रुपए उधार लिए, मेरे ऊपर एक क्या थी, क्लास के बाद मेमन भाई आ जाए, सर वो आप कह रहे थे ना आपके मोबाइल की 4,000 रुपए फेयर वैल्यू है, तो आप वो 4,000 की लायबिलिटी खत्म करो, मुझे क्या दे दो, तो 4,000 की फेयर वैल्यू वाला क्या दे दिया मैंने, पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी, लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई। लेकिन आगे क्या है, इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन ऐसी हो बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट, मेमन भाई है भाई सर्टिफाइड, मार्केट का चेक करेंगे पहले, हाँ सर का मोबाइल है 4,000 का नहीं है, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट के मुताबिक वाकई ये मोबाइल कितने का है एट द मेजरमेंट डेट, इसी डेट के ऊपर। देखिए डेट अगर आज की बात हुई है ना, आज कल में चेक कर लेंगे, डेट चेंज हो जाए ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सारी रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं आके बता रहा हूँ, मैं एक दिन ऐसी मेरी तो आदत है मैं सारी बातें खुल के कर लेता हूँ। मुझे बीच में मोबाइल लेना था, नॉर्थ कैंपस में पढ़ा रहा था,
तो मैं बच्चों से मशवरा भी कर लेता हूँ। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैंने कह दिया, वो सेमेस्टर जो बड़े बच्चे होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले, पढ़ाते पढ़ाते मैंने कह दिया यार वो मुझे एक मोबाइल खरीदना है, मैंने ये मोबाइल मॉडल मुझे पसंद आया हुआ है। मैंने बच्चों से मशवरा दिया कितने का मिलेगा ना। क्लास के बाद एक लड़की आ गई मेरे पास, एंड में स्टूडेंट थी मेरी, कहने की सर वो आप जो मॉडल बोल रहे थे ना, मेरे पास वही मॉडल है, मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू लिया था, मेरे पास उसकी इनवॉइस भी है, वारंटी कार्ड भी है, 1 महीने की वारंटी बाकी है, और डब्बा चार्जर ईच एंड एवरीथिंग आई हैव, और मैंने इतने का लिया था, मार्केट वैल्यू आप चेक कर लें, आप उसे खरीद ले। मैंने कहा ठीक है। बहरहाल उसने भी चेक की, शायद मैंने बच्चों को बोला एक आध को यार तुम मार्केट बता देना, उसने अपने भाई से चेक करवा ली। अच्छा वो सेशन बिल्कुल एंड हो रहा था, इत्तेफाक से सेशन एंड हो गया, क्लासें खत्म हो गई। मोबाइल से तो वो मतलब ऐसे कांटेक्ट में थी, स्टूडेंट थी मेरी। बहरहाल उसके बाद मीनवाइल बीच में कोई प्राइस उसने मुझे बताई थी, लेकिन वो हमारी आपस में फिर वो मुलाकात नहीं हो सकी, या वो कैंपस नहीं आई, जो भी था। 1 से 2 महीने गुजर गए, फिर उसकी कॉल आई दोबारा। उसने कहा सर वो आपने कहा था मोबाइल मुझे सेल आउट करना है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा अब तो 1-2 महीने और गुजर गए, तो 1-2 महीने में और डेप्रिशिएट हो गया। तो उसने कहा कि सर 1000-1000 मजीद मैं क्या कर दी थी, जो मैंने आपसे बात की थी वो लेस। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल मैं कैंपस में था, वो आई, मैंने उसको पैसे दिए, उसने ईच एंड एवरीथिंग दी थी, चली गई। तो यार मतलब वो मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही चला घर पे। तो बात ये मेरे भाई, मेजरमेंट डेट, तो क्या जब हमने आपस में डिस्कशन किया, बाद में 1-2 महीने गुजर गए, तो क्या वो 1-2 महीने बाद सेम होता है? अब मैं 4000 क्यों कह रहा हूँ, बीच में जब मैंने कुछ टाइम पहले 5-6-7 महीने पहले दिखाया था, उस वक्त 6000 थे, अब मैं समझ रहा हूँ कितने हो गए होंगे। मुझे पता है ना, और यूज किया मैंने, बहुत गिराया, पता है रोजाना कितनी मरतबा गिराता हूँ। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो भाई वैल्यू जब डाउन होती है, मार्केट आपको बता देती है कि किस तरफ चीजें जा रही है। फेयर वैल्यू है ना, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट, आज की डेट पे ये भाई, कल मुझे नहीं पता 2 महीने बाद क्या हो जाए। एक फ्लैट हम खरीदने जाते हैं, जिस डेट पे हम देख रहे होते हैं, क्या उस पे मिलता है? क्या उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है मेरे भाई। बोलता है मार्केट बढ़ गई है भाई, मार्केट ऊपर आ गई है। आप कहा हो यू मार्केट, खासतौर पर प्रॉपर्टी में यू मार्केट ऊपर जाती है। तो अब व्हाट इज फेयर वैल्यू? जायज वैल्यू, जिस वैल्यू पे कोई एसेट मार्केट में आप क्या कर सकते हैं। फेयर वैल्यू इज द डिफाइन द प्राइस दैट वुड बी रिसीव, जो मेमन भाई आपको दे दे टू सेल एन एसेट, एसेट को, या फिर पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। बात लोग करते हैं, हकीकत में मैं अक्सर वो बताऊं, मैंने फ्लैट में ऊपर तारिक साहब रहते हैं, मैंने उससे कहा कि उनकी बेटी जो सीएमए कर रही है और 2 पेपर दिए हुए, अभी अल्लाह करे इंशाल्लाह पास हो जाए। बल्कि कल रात ही कल रात को, हाँ तारिक भाई भी लेट नाइट कहीं से आए, मैं भी गया हुआ था, इत्तेफाक से हम दोनों गाड़ी पार्क कर रहे थे, उसके बाद सलाम दुआ हुई। तो मैंने कहा खरीद तारिक भाई तैयार किया था कि शादी वादी से आ रहे हैं? कह लगे हाँ यार बस अब शादियों का सीजन चल रहा है, और बता रहे थे अपनी बेटी का भी कि इंशाल्लाह फैब में जो है प्लान किया, इंशाल्लाह उनकी बेटी की भी शादी, जो मैं बता रहा हूँ स्पीड नहीं यहाँ की, एक पेपर है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि वो दिसंबर में अटेम्प्ट करेगी, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह क्वालिफाई भी कर जाएगी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि एक दफा बीच में मुझे याद है तारिक भाई ने अपनी गाड़ी चेंज की थी, तो मैंने कहा मुबारक हो तारिक भाई, नई गाड़ी आपने ले ली। तो कहने लगे यार वो एक बंदे के पास मेरे पैसे थे, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा था, उसके पास ये गाड़ी थी, उसने बोला गाड़ी ले जाओ, तो गाड़ी लेकर आ गया मैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसे होता है। इनफैक्ट मुझे बल्कि पिछले साल की कहानी भी याद आ गई, बकरीद में मैं अक्सर जाता हूँ इनके साथ में जानवर परचेज करने ना, तो मैं इनके साथ गया जानवर खरीदने। तो ये जानवर भी जिससे लेने गए थे ना, उसके ऊपर भी इनके ठीक ठाक बहुत ज्यादा पैसे थे, और मुझे भी बोला था तुम भी पसंद कर लो, अगर आ जाए तो, मतलब अच्छी खासी अमाउंट थी, और ये माशाल्लाह अच्छी बहुत बड़ी कुर्बानी करते हैं, मतलब अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह करते भी है। तो बहरहाल मुझे भी लेके जाते, जब भी जाते अक्सर, हर साल बकरीद में लाजमी मैं इनके साथ जाता हूँ। तो अब मैं, क्योंकि मैं बड़ी उनसे मेरी क्लोज है, मैं उनके घर पे अल्हम्दुलिल्लाह तरावी भी पढ़ाता हूँ हर साल, तो उनसे काफी मेरा जो ना क्लोज वो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल जब वो, ये वाला साल नहीं, इससे पिछले साल बता रहा हूँ, ये कुर्बानी इससे पिछले साल वाली कुर्बानी में जब मैं गया था इनके साथ, तो उस बंदे के ऊपर भी ठीक ठाक इनके पैसे थे, और उसी से जानवर लिया था जो हमने पसंद किया था। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब वो पैसे मेरे क्या हो जाएंगे वहां से। तो देखिए ये होता है ना कि आप अपनी लाइबिलिटी को भी क्या कर देते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफर लाइबिलिटी इन ऑर्डरली। देखिए अब जाहिर सी बात है, जो जानवर आप लोगे उस जानवर, अब वो 1-2 बंदे को साथ क्यों ले जाते हैं, ताकि वो एक भाई, हाँ मार्केट में ये जानवर कितने का, इतने का फेयर वैल्यू, चलो भाई। तो बात ये है
इन शॉर्ट कहने का मकसद है फेयर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो जायज वैल्यू होती है जिसपे आप एसेट मार्केट पार्टिसिपेंट के दरमियान सेल कर सकते हैं मेजरमेंट डेट पे। ठीक है भाई। लास्ट इज व्हाट, क्या है लास्ट? वैल्यू टू बिजनेस। देखिए ये कह रहे वैल्यू बिजनेस बहुत एक्सपेंड, पहले के जमाने में ना देखिए इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी। अब आप देखिए बिजनेस वैल्यूज एक्सपेंड कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ द फर्म बियॉन्ड इकोनॉमिक वैल्यूज ऑल्सो नॉन एज प्रॉफिट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, शेयर होल्डर वैल्यू, अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू सच एज एम्प्लॉय वैल्यू, कस्टमर वैल्यू, सप्लायर वैल्यू, चैनल पार्टनर वैल्यू, मैनेजर वैल्यू, सोशल वैल्यू। Many of those form of values are not directly measured in terms of monetary। मतलब हर वक्त पैसा सब कुछ नहीं होता, हर वैल्यू पैसों की सूरत में मॉनिटरी टर्म में नहीं होती। देखिए याद रखिए पहले के जमाने कुछ और था, पहले इतना कंपटीशन नहीं होता था, लेकिन आज के दौर में कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। आपने हर खबर पे नजर रखी है, सोशल वैल्यू, चैनल पार्टनर वैल्यू, सप्लायर वैल्यू, कस्टमर, आपने हर खबर पे कस्टमर को थोड़ा सा भी आपने वैल्यू नहीं दी ना, कस्टमर क्या हो जाता है, स्विच कर जाता है। ऑप्शन है ना उसके पास, भाई जोंग वाले कोई ऑप्शन नहीं दे वो फौरन यूफोन में चला जाएगा। अब तो इतना ऑप्शन है उसको सिम भी नहीं निकालनी, उसी नंबर पे उसी पॉड में रहते हुए उसका नेटवर्क क्या हो जाता है, ट्रांसफर। भाई कस्टमर वैल्यू, बिजनेस वैल्यू, वैल्यू टू द बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, एक्सपेंड हो चुकी है। गॉट इट? तो भाई ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए आपके बिजनेस की वैल्यू के बारे से। लास्ट में डिस्कस किया है कि अब बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा आपका वर्सेटाइल होता जा रहा है, ब्रॉड होता जा रहा है। पहले इतना कंपटीशन नहीं होता था। अब आप देखिए ना पहले कोई आइडियाज की इतनी शॉप्स होती थी, अभी हर नया बनता है मॉल, आइडियाज, गेट डॉट, खाड़ी, बुनंजा, सतरंगी, हर क्यों कंपटीशन है भाई। पहले दूर दूर कहीं जाके एक होता था आउटलेट, और ये तो कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था आइडियाज का कि डायरेक्ट तो कंपनी देती भी नहीं थी कस्टमर को, अब डायरेक्ट कंपनी कस्टमर को दे देती है। वरना तो वो पहले होता था मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से वो होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। हम किससे लेते थे, रिटेलर से, हमारे। लेकिन आज हम डायरेक्ट किससे जाके ले लेते, कंपनी से, डायरेक्ट आइडियाज के आउटलेट। तो देखिए थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। तो डेफिनेटली भाई जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना दुनिया चेंज हो रही है। अब आप देखिए ना मैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ये लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, आपने अगर मुझसे आज से 2 साल पहले पढ़ा होता, मैं भी कल परसों मिसाल दे रहा था, ऊपर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी, ऊपर से मुराद कहीं भी क्लास हो जाती है, कल यही हुई थी क्लास, जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो उनको जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस क्लास में बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि नॉर्मली ऊपर बैच बहुत रेयर बन रहे होते हैं। एक ही बैच बना हुआ है अभी सेमेस्टर 4 में, और ठीक ठाक स्टूडेंट है माशाल्लाह, ये पूरी क्लास भरी हुई होती है। अगर इस क्लास में जो तो जगह भी कम बढ़ जाती है बाज़ दफा। तो बहरहाल उसमें अब वो स्टूडेंट बेचारे आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आ रहे होते, सेमेस्टर 4 में आते, तो वो सारे मेरे पुराने स्टूडेंट तो नहीं होते, ऐसे पता है मल्टीपल सेक्शंस के होते, लेकिन उसमें कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी होते। तो मैं उस दिन यही बोला था 2-3 दिन पहले, कल या परसों, मैंने कहा यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए, एक स्टूडेंट बैठी हुई थी, मैंने कहा ये दुआ बैठी हुई है, इसको पता है कि मैं जब पढ़ाता था, या दानियार एक बच्चा बैठा था, मैंने उसका नाम भी लिया, तो पहले मैं पढ़ाता था सारा बोर्ड पे, और किससे पढ़ाता था, मार्केट से। अब तब्दीली आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर पे पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर आपने मुझसे आज से तकरीबन 2 साल पहले पढ़ा होता, और इनफैक्ट आज से 2 साल पहले मैं किस पे पढ़ाया करता था, बोर्ड पे पढ़ाया करता था। तो याद रखिए तब्दीली आ रही है, और डेफिनेटली आगे जाके और पता नहीं क्या तब्दीली आ जाए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। तो बिजनेस के अंदर भी अब ये कॉन्सेप्ट कह रहे हैं ना बियॉन्ड इकोनॉमिक वैल्यू, खाली इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। ठीक है आप इकोनॉमिक कंडीशन में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है, लेकिन आपके बिजनेस में जो अदर फैक्टर्स है उसको भी आपने सामने रखना है।